नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, हम सीटेट की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि अभी एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 1 जो कि हिस्ट्री का कवर किया जा रहा है, जिसमें कि हम आपको पूरी तरह से जो एसएसटी पोर्शन पेपर 2 होता है वो कंप्लीट करवाएंगे। तो चैनल में जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो आगे आने वाले वीडियो है आप तक पहुंच सके। ओके, तो देखिए, हम यहाँ पर क्लास 6 की जो बुक है एनसीईआरटी, तो उसमें हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सिलेबस देख लेते हैं कि आखिरकार जो क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक है उसमें कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं जो कि पढ़ना होगा, जिसकी वजह से एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेटर हो सके। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका पहला चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहला चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसके बारे में मतलब ये है कि जो इतिहास है उसमें कुछ चीजें ऐसे ही तो नहीं आ गई होंगी, उनको जानने के लिए जो पुरातत्वविद हैं वो काफी समय दिए होंगे, जिसकी वजह से हम आज इन्हें आसानी से पढ़ पा रहे हैं। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो जो दूसरा चैप्टर है इसमें बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर जो जीवन की शुरुआत हुई थी तो उसमें जब आखेट करना शुरू किए, उसके बाद से जो खाद्य संग्रह था वो भोजन तक कैसे आया, मतलब कि भोजन उत्पादन कैसे किया जाने लगा, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और चैप्टर नंबर 3 को देखें तो यहाँ पर आरंभिक नगर के बारे में बात की गई है कि लोग किस तरह से अपने घर बनाना शुरू किए, उन्होंने कैसे नगर बसाए, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और चैप्टर 4 को देखें तो क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, जो इतनी समय हिस्ट्री में बुक्स मिली थी, जो कब्र मिली थी खनन के दौरान, तो वो हमें क्या बताती हैं कि किस तरह से पहले के लोगों का जीवन रहा होगा, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और 5th चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो जो राजा था वो किस तरह से अपने राज्य को चलाता था, और जो प्राचीन गणराज्य आखिरकार ये होता कैसा था, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी, जो कि हम पर डे एक चैप्टर कवर करेंगे, जिससे कि आपकी जो हिस्ट्री है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। क्लास 6 ये जो 6 नंबर का चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। और 7th चैप्टर की बात करें तो अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो यहाँ पर अशोक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत बड़े सम्राट थे और उन्होंने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंग युद्ध। उस युद्ध के बाद उन्होंने कभी फिर अपनी लाइफ में कोई युद्ध नहीं किया था। क्या नाम था युद्ध का? कलिंग युद्ध। इस युद्ध के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और पूरी तरह शांति का जो जीवन था, बौद्ध धर्म को अपनाकर वो राज्य करते थे, शासन करते थे, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। 8th चैप्टर देखें तो खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसके बारे में चर्चा की गई है। 9th चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो जो पहले का जीवन रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी, जैसे कि इंडिया की ही बात करें तो बहुत सारे व्यापारी आते थे, बहुत सारे तीर्थयात्री आते थे, जो कि अपनी बुक्स में वर्णन करते हैं कि जो पहले लोग रहते थे वो उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा किस तरह का था, उसके बारे में हमें पता चलता है। 10th चैप्टर की बात करें तो नए साम्राज्य और राज्य के बारे में बात की गई है कि आगे चलकर जो नया साम्राज्य तैयार हुआ, नए नए राज्य बने, उनके बारे में चर्चा की गई है। और 11th चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है, इसमें इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में बात की गई है। तो ये रहा सिलेबस जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का है और हम इसे पर डे एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? ओके, चले।
तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो यहाँ पर जैसे कि ये पहले दिया गया है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसका पता कैसे लगाएंगे, कैसे पता लगाएं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, और लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में यदि चर्चा की जाए तो ये एक क्यूरियोसिटी है। जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम इसको जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं कि आखिरकार जो पहले के लोग थे उनका जीवन किस तरह का रहा होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो रसीदा एक थी, रसीदा नाम की लड़की है जिसका जिक्र किया गया है। वो अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। तो वो सोचने लगे कि अरे पहले कैसे कोई जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो और बढ़ जाती है और फिर उसी पर ये चैप्टर आधारित होता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कैसे कपड़े पहनते थे, उनका घर किस तरह का होता था, और वो अपनी लाइफ में और कौन कौन से काम करते थे, ये सभी चीजों के बारे में हमें जानने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता होती है। और इनका पता किस तरह से लगाया जाता है, या तो हम उन्हें कहानियों के माध्यम से सुन सकते थे, या फिर नाटक के माध्यम से, या फिर मतलब पुरातत्वविद जब पता करते हैं तो हम उन्हें बुक्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और वो कहाँ रहते थे, यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है जिसमें नर्मदा नदी के बारे में बात की गई है और कहा गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये एक टास्क है जो कि बुक में दिया गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है नर्मदा नदी। सबसे पहले यदि मानव कहीं रहना शुरू किया था तो उसके साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले मनुष्य यहीं रहना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो नर्मदा नदी है, यहाँ पर जो पहले साक्ष्य मिलते हैं कि मनुष्य यहीं पर रहना शुरू करता है। अब हम पीछे फिर से आते हैं पिछली स्लाइड में। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। तो जो नर्मदा नदी है, आप इमेज में यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि ये नर्मदा नदी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मनुष्य रहना शुरू किए। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुछ लोग ऐसे थे कि वो अपनी जो वस्तुएं होती थी उनको क्या करते थे, वस्तुओं को संग्रह करते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। तो जब पहले आरंभिक काल में जब लोग रहना शुरू किए तो उनमें से कुछ ऐसे एक्सपर्ट संग्राहक थे जो अपने खाने पीने के लिए किसका यूज करते थे, जड़ों का यूज करते थे, जैसे कि कंदमूल, फल खाना, या फिर जंगल से जाकर कोई अन्य तरह का जो प्रोडक्ट है वो पा जाते थे। तो उनको सब एकत्रित करते थे और फिर उनका खाने के लिए उनको यूज करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। तो पहले इतना सब कुछ विकसित नहीं था, तो वो शुरुआत भी करते हैं तो कंदमूल, फल से ही करते हैं, और उसके बाद फिर वो आखेट करने लगते हैं। वो क्या करते हैं, वो शिकार करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो जानवर मिलते हैं वो उनको खाना, उनका मांस खाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने नर्मदा नदी के बारे में बात की कि सबसे पहले जो मनुष्य है वो यदि रहना शुरू करता है, आरंभिक समय में आरंभिक जो मानव था वो नर्मदा नदी में ही निवास करता था। अब जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर नाम की पहाड़ियां हैं जिनका हमें मानचित्र में देखकर पता करना है। तो देखिए यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम है जहां पर सुलेमान नाम का प्लेस दिया हुआ है और किरथर पहाड़ियों का पता करना है।
तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में है। ये जो किरथर पहाड़ी और सुलेमान है, ये नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। तो इनके बारे में पता लगाने के बारे में बात की जा रही है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजना आरंभ किया। तो नॉर्थ वेस्ट में जो प्लेस है किरथर और सुलेमान पहाड़ियां, तो सबसे पहले यहीं पर जो मनुष्य है, आरंभिक मनुष्य था, उसने क्या किया, जौ और गेहूं का उत्पादन करना स्टार्ट किया। जौ और गेहूं सबसे पहले यहीं पर उसने इन्हें उगाया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। आगे बात करते हैं। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। तो मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उसके बाद भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। इससे पहले उन्होंने किसी भी जानवर को पशु मतलब पालतू नहीं बनाया था, और धीरे धीरे करके वो भेड़ बकरी गाय बैल आदि जो पशु थे उनको पालना शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे। उतनी समय ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमको क्या सर्च करना है कि उत्तर पूर्व में गारो कहाँ स्थित है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये गारो पहाड़ियां हैं, और फिर मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। तो ये जो मध्य भारत में पड़ता है वो विंध्य पहाड़ियां यहाँ पर पड़ती हैं, आप देख सकते हो। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो ये मध्य भारत था, ये क्या था, मध्य भारत, और यहीं पर उत्तर पूर्व, तो ये जो गारो की पहाड़ियां थी ये कहाँ पर स्थित थी, ये उत्तर पूर्व में स्थित थी। तो इन दोनों जगहों पर क्या मिलता है, यहाँ कृषि का विकास होता है। यहीं पर कृषि का विकास स्टार्ट होता है। अभी हमको पता चला था कि जो गेहूं और जौ है वो सबसे पहले कहाँ उत्पादित किया गया। तो ये पॉइंट है, आप इनका ध्यान रखिएगा। तो जो नॉर्थ वेस्ट में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां थी वहां पर सबसे पहले जौ और गेहूं को उगाया गया था, और मध्य भारत और उत्तर पूर्व में कृषि का विकास हुआ, जो कि विंध्य पहाड़ियां और गारो पहाड़ियां पर किया गया था। और नर्मदा नदी की बात करें तो यहाँ सबसे पहले मनुष्य रहना शुरू किया था। तो इतने पॉइंट क्लियर है। अब ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, तो मध्य भारत और जो उत्तर पूर्व के बारे में बात करें, जो गारो पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियां थी, यहाँ सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया। किसका उत्पादन किया गया, चावल का। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। तो ये मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियां थी यहाँ पर चावल का उत्पादन किया गया। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मानचित्र में किसका पता करना है, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमें पता लगाना है। तो पीछे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी ये स्थित है, और सहायक नदियां, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं तो वो है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज एंड ब्यास। तो ये नदियां हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो आप इनको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आखिरकार जो सहायक नदियां होती हैं, सहायक नदियां होती क्या हैं।
सहायक नदी के बारे में बात करें तो ऐसी नदी जो मेन नदी होती है, जैसे कि जो मुख्य नदी है, उसको उसकी सहायता करती हैं और उसमें मिल जाती हैं, तो उसे कहा जाता है सहायक नदी। उसे क्या कहा जाता है? जो मेन नदी में क्या होती है, मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो ये समय था 4700 वर्ष पूर्व का। कब का समय था? लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, मतलब जो ये सिंधु नदी थी और इनकी जो सहायक नदियां थी, इनके किनारे भी नगर बसाए गए थे जो कि आरंभिक समय में थे, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से चले भी, वहां लोग निवास भी किए और बहुत ज्यादा विकसित भी हुई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखेगा कि जो गंगा नदी है और उसकी जो सहायक नदी है, तो उसमें 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर नगरों का विकास हुआ था। और ये यदि हम सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी की बात करें तो वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व था, और गंगा नदी का कब था? वो 2500 वर्ष पूर्व था। अब यहाँ पर हमको ये सर्च करना है कि जो गंगा नदी है और उसकी सहायक नदी सोन नदी है, उसका पता करना है। तो हम यहाँ पर मानचित्र को देखते हैं। तो देखिए गंगा नदी ये है और इसकी जो सहायक नदी है सोन नदी, ये यहाँ पर स्थित है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो जो ये गंगा नदी है, इसके साउथ में जो ये प्लेस यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर बिहार था, जो कि किसके नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली होते थे। यहाँ पर अब ये शक्तिशाली क्यों होते थे? तो देखिए यहाँ पर जो गंगा नदी है, यहाँ पर ये पानी जाती थी, इधर सोन नदी, तो ये ऐसे पूरा मतलब तटीय क्षेत्र हो जाता था, तराई क्षेत्र रहता था। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ रहती थी और यहाँ का जो पानी हमेशा बना रहता था, क्योंकि नदियां थी, जिसकी वजह से यहाँ की जो भूमि थी वो बहुत ही ज्यादा उर्वरक थी। और इसकी वजह से जो मगध था, वहां के जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया, क्योंकि वहां सब कुछ बेहतर था, जिसकी वजह से जो कृषि होती थी वो भी अच्छी होती रही होगी। तो वहां का जो राज्य था मगध, वो बहुत ज्यादा विशाल और शक्तिशाली हो गया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो भारत में उतनी समय सिर्फ और सिर्फ मगध ही ऐसा राज्य नहीं था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली था। इसके अलावा और भी राज्य थे जो कि शक्तिशाली थे, लेकिन जो मगध था यहाँ पर बहुत ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। जो लोग हैं वो एक हिस्से से, जो उपमहाद्वीप होते हैं उनके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते रहते थे, जिसकी वजह से जो बुक्स अवेलेबल हैं उनमें ये सब पढ़ने को मिलता है। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड है, मैं वही पढ़ाने की कोशिश करूंगी, जिसकी वजह से आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अब आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि जो लोग हैं वो यात्राएं क्यों करते हैं? तो देखो, जो पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा है, ये निर्माण करती हैं एक, मतलब जैसे हमारा इंडिया ही है, भारत है, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो समुद्र है, जो पहाड़ियां हैं, पर्वत है, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। जब तक ये हैं तो कोई भी ऐसा देश नहीं है कि ये हम पर आक्रमण करने की सोच सके। ओके, और इसकी वजह से जो सीमाएं हैं उनको कोई पार करने के लिए भी इतना इजी नहीं होता कि आराम से आ जाएंगे।
जो कि हमारे देश की रक्षा भी करती हैं। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम है कि इतना सारा काम करके वो दूसरे देश में जा सके और वहां पर कब्जा कर सके। अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये मिलता है कि देश का नाम जो भारत है इसको किस किस नाम से जाना जाता है और इसके पीछे का राज क्या है, कि ये जो इंडिया के नाम से हो गया, जैसे और भी जो इसके दूसरे नाम हैं, भारत नाम है, इसका मेन रीजन क्या है। तो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम को, जो भारत का नाम है तो यहाँ पर देखिए इंडिया हो गया और दूसरे नाम की बात करें तो भारत हो गया और हिंदुस्तान भी है। तो जो इंडिया है ये इंडस से निकला है और यहाँ पर ये जो सिंधु है जो इंडस का मतलब होता है सिंधु, तो इसी के आधार पर यहाँ पर इंडिया नाम पड़ा। और उसके बाद भारत जो है इसके भी कई सारे रीजन्स हैं कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा और हिंदुस्तान भी क्यों पड़ा। इसके बारे में डिटेल में यदि चर्चा की जाए तो काफी टाइम भी लग सकता है। तो देखिए अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अब यहाँ पर एटलस के बारे में कह रहे हैं कि ईरान और यूनान आखिर कहाँ पर स्थित है, उनके बारे में पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, जिसकी वजह से इंडिया नाम भी पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते थे उनका जो ग्रुप होता था उन्हें भारत कहा जाता था, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर जो एक ग्रुप रहता था, यहाँ समुदाय रहते थे, तो उनके लिए कहा जाता था कि ये जो भारत नाम पड़ा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी एक कृति है जिसका नाम है ऋग्वेद, उनमें ये सब उल्लेख मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो ये जो सारे उल्लेख हैं ये कहाँ मिलते हैं, ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद जैसे कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं और इसी के आधार पर ही आज ये सारे नाम भारत के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर चर्चा ये की जा रही है कि अतीत के बारे में कैसे जाने। जैसे मतलब हमारे पास कोई ऐसा सोर्स तो होगा ही जिसकी वजह से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारी जानकारियां हैं जिनकी वजह से अतीत के बारे में जाना जा सकता है, जैसे कि पांडुलिपि हो गई। अब यहाँ पर हम पांडुलिपि की चर्चा करें कि आखिरकार पांडुलिपि होती क्या है। तो इसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द के मेनू से बना है जिसका अर्थ है हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे मिलती थी। तो जो पांडुलिपियां होती थी इनके बारे में चर्चा करें तो देखिए जो ये पांडुलिपियां हैं इनको जो ताड़पत्र होते थे या फिर हिमालय क्षेत्र में भूर्ज नाम का एक पेड़ होता था, उसकी जो छाल होती थी, ये पेड़ की जो छाल होती थी, इन पर ये सब लिखे जाते थे और इन्हीं भोजपत्रों पर लिखी जाती थी जिन्हें क्या कहा जाता था, पांडुलिपि कहा जाता था। अब पांडुलिपि जो है लिखना कब से शुरू हुई, तो 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि
को तुम यहाँ देख सकते हो। तो मतलब ये एक पांडुलिपि ही है, ये पांडुलिपि की इमेज है, जो कि भुर्ज नाम के पेड़ की जो छाल होती थी उसमें, उनके जो वो छाल होती थी उसमें लिखा जाता था, उसे ही पांडुलिपि कहा जाता है। अब इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। तो अभी तक जैसे 1000 वर्ष पहले पांडुलिपियां लिखी गई थी, तो उनमें से अभी तक तो बहुत सारी नष्ट हो चुकी होंगी, लेकिन उनमें से कुछ पांडुलिपियां हैं जो कि अभी भी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही सुरक्षित रखी भी गई हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। तो ये कहाँ पर मिलती थी? ये मंदिरों में मिलती थी, और जो विहार होते थे, जैसे कि जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लोग होते थे, तो उनका जो रहने का स्थान होता था उन्हें विहार कहेंगे, तो वहां पर ये पाई जाती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो जो पांडुलिपियां होती हैं उनमें धर्म के बारे में बताया जाता है, जो उतनी समय जो मान्यताएं चल रही होती हैं कि लोग किस धर्म को मान रहे हैं और किस तरह से किस किस धर्म को मानने के लिए बाध्य भी किया जा रहा है, या वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उनका जो व्यवहार है वो किस तरह का है, और जो राजाओं का जीवन होता था, क्या वो बहुत ही ज्यादा शाही जीवन जी रहे होते हैं या प्रजा की देख रेख अच्छे से कर रहे होते थे कि नहीं, इन सब के बारे में चर्चा की जाती थी पांडुलिपियों में। और जो औषधियां होती थी या फिर जो विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान आज तो ये शुरू नहीं हुआ, ये बहुत ही पुराना है, तो उनके बारे में भी लिखा जाता था। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। तो जैसे महाकवि कालिदास जी को ले लो, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसी तरह से और भी कई सारे ऐसे ही कई सारे कवि या लेखक हुए जो कि लिखते थे। महाकाव्य हो गए, कविता हो गई, नाटक हो गए, और उनको किस में लिखा जाता था? तो पांडुलिपियों के माध्यम से ही उन्हें संरक्षित किया जाता था। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि महाकवि कालिदास हैं, तो इन्होंने जो अपने वर्क्स लिखे हैं उन्होंने किस भाषा में लिखे हैं? तो उन्होंने संस्कृत का प्रयोग किया है। जबकि अन्य जो और भी पांडुलिपियां होती थी, तो उनकी यदि भाषा की बात करें तो उनमें प्राकृत और तमिल भाषा भी देखने को मिलती है। अब जो प्राकृत भाषा है, तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आम लोग इसका यूज करते थे, तो जिसकी वजह से ये धर्म बहुत आगे तक गए थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो अब जो अभिलेख होते हैं, तो आखिरकार अभिलेख कहते किसे हैं, इसके बारे में चर्चा कर लें। एक सेकेंड रुकेगा, मैं जरा पानी पी लूं। देखिए, अभी हमने पांडुलिपि के बारे में बात की कि आखिरकार पांडुलिपि क्या होती है। अब हम चर्चा करने वाले हैं अभिलेख के बारे में। जो अभिलेख होते हैं, ये एक पत्थर होता था, उसमें इंस्क्राइब किए जाते थे, मतलब उनमें उत्खनित करके लिखे जाते थे। जैसे कि ये इमेज आप देख सकते हो, कोई एक जैसे ये पत्थर का खंभा है, तो इसके अंदर जो लिखे जाते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाएगा। कभी कभी शासक तथा अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। तो जो जैसे राजा होते थे, तो वो अपने जो रूल्स या नियम या कुछ ऐसी चीजें जो जनता तक पहुंचाना चाहते थे, तो वो अभिलेखों का यूज करते थे, इनमें उत्खनित करवा देते थे, उत्कीर्ण करवा देते थे, जिससे कि जो आम जनता होती थी उन तक आसानी से पहुंच जाते थे और वो इन्हें पढ़ लेते थे और उनका पालन करते थे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे।
तो देखिए उतनी समय जब ये लिखवाए जाते थे तो जैसे कि कागज तो इतने उपलब्ध नहीं था उतनी समय, या तो पांडुलिपि जो कि भोजपत्र की छाल होती थी उसमें लिखवाया जाए, या तो फिर इस तरह के जो पत्थर होते थे, कठोर पत्थर होते थे, उनमें यदि एक बार उत्कीर्ण करवा दिया जाता था तो वो सालों साल हजारों साल तक वैसे ही रहते थे, तो इसका ये भी लाभ होता था। अब ये जो स्टडी होती है इन सभी के बारे में जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। मतलब कि जो ये इतिहास में जो पुरानी चीजें होती थी उनको उत्खनन के माध्यम से या उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता था, उनके बारे में जो पता लगाया जाता था, तो उनको जो पता करते थे तो उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे और फिर बताते थे कि ये कितने साल पुराने हैं और इसका जो मतलब उद्देश्य था वो क्या था, इसके बारे में भी बात करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो ये जो अभिलेख है ये 2250 वर्ष पुराना है, जो कि अफगानिस्तान नाम का देश है, वहां पर कंधार नाम के प्लेस पर ये प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो यहाँ पर जो इमेज लगाई गई है तो ये अशोक का ही एक अभिलेख था जो कि उनके आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये एक मटका सा दिख रहा है और इधर दो चीजें और दिख रही हैं। तो प्राचीन नगर से प्राप्त ये पात्र हैं। अब ये जो है ये 4700 वर्ष पूर्व का है और ये सिक्के हैं। ये जो हैं ये पुराने समय में जो सिक्के चलन में थे वो है, और ये पात्र है जो कि 4700 वर्ष पूर्व का है, और ये जो है ये 2500 वर्ष पूर्व के हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। तो ये किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, तो जो पुरातत्वविद होते हैं वो इन पे खुदाई करवाते हैं जमीनों में, जहां पर ये अनुभव होता है कि यहाँ पर कुछ पुरानी चीजें या फिर इतिहास के बारे में कुछ पता चल जाएगा, तो वहां पर उत्खनन करवाया जाता था, जिसकी वजह से यदि वहां कोई वस्तु निकलती है तो उसके बारे में छानबीन होती थी और उसके बारे में पता लगाया जाता था। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि क्या पुराने समय में लोग कपड़े यूज करते रहे होंगे और उनके अवशेष भी मिलते होंगे। तो चलिए इसके बारे में ही चर्चा करते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः शोध शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने में प्रयास करते हैं। तो जो इतिहासकार होते हैं या पुरातत्वविद होते हैं तो वो जो भी कोई सोर्स मिलता है जब वो उत्खनन करवाते हैं या खुदाई करवाते हैं तो उतनी समय जो उन्हें सोर्स मिलता है तो उनको एज अ मतलब एविडेंस के रूप में कि ये कब से रहे होंगे और किस बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में वो सुराग देते हैं कि आगे किस तरह से जाना जा सकता है। अब यहाँ पर तिथियों का मतलब, अब हम तिथि को समझने वाले हैं।
जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं कई सारे पॉइंट्स बनते रहते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। मतलब आप यदि कोई पूछे कि तिथि होती क्या है तो उसे आप यही बताओगे कि कोई एक महीना बता दोगे या फिर कोई तारीख बता दोगे या वर्ष के बारे में बता दोगे कि इसे तिथि कहते हैं। लेकिन ये सही मायने में तिथि नहीं होती। यहाँ पर ईसाई धर्म प्रवर्तक जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म की तिथि से की जाती है। अब इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो ईसा मसीह थे, यहाँ पर ये लाइन खींची जाती है। अब यहाँ पर ये कौन है? ये ईसा मसीह हैं। अब इनके जो इधर का समय है और इधर का समय है तो उसे बांटा गया है। जब इनका ये जन्म हुआ था ईसा मसीह का तो उसके पूर्व का जो समय था उसे ईसा पूर्व कहा जाता था और इसके बाद का जो समय था उसे ईसवी के नाम से जाना जाता है। अभी इसको हम इंग्लिश में भी समझेंगे। तो देखिए जो यहाँ पर समझाया भी गया है कि आखिरकार इतिहास और तिथियां, तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी तो यहाँ आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो अंग्रेजी में बीसी होता है तो उसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी या हिंदी में ईस्वी लिखते हो तो इसे कहा जाता है एनी डोमिनी। तो यहाँ पर जैसे कि हम इसे बांटते हैं तो ये ईसा पूर्व के जन्म के पहले का समय है और ये बाद का समय है। तो इसे कहेंगे, जो पहले का समय था उसे कहेंगे बीसी और इधर का जो समय है इसे कहेंगे एडी। सही लिख रही हूँ ना? यहाँ पर ये बीसीई होगा। देखिए जैसे इधर ये बीसी हो गया और ये बीसीई होगा। कभी कभी इसे सीई के नाम से भी जाना जाता है। तो सीई का मतलब होता है कॉमन एरा या फिर बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ओके, देखिए कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा जो कि इधर जो जन्म के बाद उनके आता है और जो बीसीई होता है बिफोर कॉमन एरा जो उनके जन्म के पहले आता है उसे कहा जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। जो ईसा मसीह से रिलेटेड ये कैलेंडर है ये सभी जगह कॉमनली यूज किया जाता है जिससे कि इसे ही सभी लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि जो बीसी होता है बिफोर कॉमन एरा होता है और जो बीसीई होता है जो आई थिंक मैं रॉन्ग हो रही हूँ। ये यहाँ पर जो बी लगाए हैं ये यहाँ पर गलत होगा। देखिए इधर बिफोर कॉमन एरा ये बीसी इधर होगा और ये सीई बाद में होगा। जो बिफोर कॉमन एरा है उनके जन्म के पहले के बारे में बात कर रहा है और जो ये सीई है
ये यहाँ पर गलत है, ये CE देखें। ये यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आज हमने किस किस के बारे में पढ़ा? तो यात्रा के बारे में, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि, ये मतलब हमने यहाँ तक इतिहासकार तक पढ़ लिए हैं। अब इसके सोर्स के बारे में बात करें तो जैसे कि जो पांडुलिपि, अभिलेख हैं, ये जो पुरातत्व है, ये स्रोत होते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।